हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। 1950 और 60 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर जो थी वो चरम पर थी और दोनों ही देश टेक्नोलॉजी, स्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। दोनों ही देशों में होड़ लगी हुई थी कि कौन स्पेस में पहले जाएगा। ऐसे में रूस, जो कि उस समय सोवियत यूनियन था, उसे सबसे पहली कामयाबी मिली और सोवियत यूनियन ने 12 अप्रैल 1961 को 27 साल के यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजने पर सफलता हासिल की थी। इस सफलता के साथ ही रूस के यूरी गागरिन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे पहला कदम रखा था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूरी गागरिन कौन थे और उनके चयन की कहानी, वोस्तोक 1 स्पेसक्राफ्ट की फ्लाइट और लैंडिंग के बारे में, जो ये स्पेस फ्लाइट हुई थी उसके आफ्टर मैथ के बारे में कि सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो स्पेस वॉर थी कहाँ गई उसके बाद। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। इससे हमें हेल्प मिलती है और साथ में मोटिवेशन भी मिलता है ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर सकें। आइए शुरू करते हैं। इंसान अपनी किस्मत से हमेशा अनजान रहता है। अगर वो सब जान जाता तो फिर जीवन जीने का आनंद ही खत्म हो जाता है। अब यूरी गागरिन को ही आप ले लीजिए। एक साधारण परिवार से आने वाला एक कारपेंटर का बेटा भला ये बात कहाँ जानता था कि एक दिन वह दुनिया के लिए अंतरिक्ष के रास्ते खोल देगा और बन जाएगा अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला इंसान। यूरी का पूरा नाम जो था वो यूरी अलेक्सेविच गागरिन था। इनका जन्म 9 मार्च 1934 को एक बेहद ही साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता कारपेंटर थे और माँ जो थी वो खेतों में काम करती थी। इनका बचपन बहुत ही स्ट्रगल में बीता और जो जर्मन इन्वेजन था उसमें भी इनको काफी तकलीफें सहनी पड़ी। किसी नाजी ऑफिसर ने इनके घर पे कब्जा कर लिया था। 4 भाई बहनों में तीसरे स्थान के यूरी ने 1955 में जो कास्टिंग टेक्निक थी उसमें डिप्लोमा किया। इसके साथ ही वो फ्लाइंग क्लब में भर्ती होकर विमान चलाना सीखने लगे और यहीं से वो सोवियत सेना का हिस्सा बने। यूरी के अंतरिक्ष में जाने से पहले कहा जाता है कि रूस 7 बार फ्लाइट टेस्ट कर चुका था लेकिन कामयाबी उसके हाथ नहीं लगी थी। आखिरकार 12 अप्रैल 1961 को वो दिन आया जब रूस अंतरिक्ष में अपना यान भेजने में सफल रहा। 7 बार नाकामयाब होने के बाद रूस ने वोस्तोक 1 विमान को बनाया जो कि इंसान को अंतरिक्ष तक ले जाने की क्षमता रखता था। आपको बता दें कि यूरी गागरिन को 1960 में अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना गया था। इस मिशन के लिए यूरी गागरिन को चुनने का एक जो प्रमुख कारण यह था कि उनकी हाइट 5 फीट 2 इंच और इस मिशन में प्रयोग किए गए उपग्रह में यानी जो मॉड्यूल था उसमें भी 5 फीट 2 इंच से कम हाइट वाले व्यक्ति की जरूरत थी। इस वजह से वो अंतरिक्ष यान के कैप्सूल में आराम से फिट हो जाते थे। तो जहाँ पे लोग लंबी हाइट के लिए विश करते हैं उनकी हाइट और लंबी होती और यहाँ पे जो उनकी कम हाइट थी वही उनके लिए एक वरदान बनी जिसकी वजह से उन्होंने इतिहास लिखा। अब आइए समझते हैं जो वोस्तोक 1 स्पेसक्राफ्ट की फ्लाइट थी और कैसे ये लैंड हुई, कैसे ये मिशन सक्सेसफुल हुआ। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही न्यूक्लियर पावर थे और आपस में लड़ने का मतलब था म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि दोनों लोगों का विनाश। फिर अब कोल्ड वॉर चल रही थी, लड़ेंगे कहाँ, तो उन्होंने स्पेस को अपना एक नया आप कह सकते हैं कि बैटल ग्राउंड बना दिया। उसका कारण ये था कि जो कोई भी स्पेस को कंट्रोल करेगा उसे एक मिलिट्री एडवांटेज तो होगा ही, साथ में उसे जो कंट्री की आइडियोलॉजिकल जीत भी होगी कहीं न कहीं। और इसी रेस में सोवियत ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 1957 में भेजा, तो अमेरिका ने 1958 में एक्सप्लोरर को लॉन्च किया। अब ये तो बात हुई सैटेलाइट्स की। पहली रेस में भी जो सोवियत यूनियन था उसने बाजी मार ली, लेकिन जब बात ह्यूमंस को लॉन्च करने की बात आई स्पेस में तो यहाँ भी सोवियत यूनियन बाजी मार ले गया। जो वोस्तोक 1 की फ्लाइट थी उसको काफी सीक्रेट रखा गया था। यहाँ तक कि जो स्टेशन के नाम वगैरह थे वो रेलवे स्टेशन का नाम उसको दिया गया था ताकि लोगों को उसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं थी। जो वोस्तोक 1 था उसको लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट यूज किया गया वो भी बेसिकली एक मॉडिफाइड R7 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, जो कि ओरिजिनल डिजाइन की गई थी न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने के लिए कि अगर कभी रशिया को या उस समय के सोवियत यूनियन को अमेरिका के ऊपर अगर न्यूक्स लॉन्च करने हुए तो वो लोग इस बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करेंगे। लेकिन इसको इस तरह से मॉडिफाई किया गया ताकि ये ह्यूमन कार्गो को स्पेस में भेज सके और उसको रिपर्पज किया गया था। वोस्तोक 1 में एक आपका उपकरण मॉड्यूल था, उसके साथ सिर्फ 2 मीटर चौड़ा एक प्रेशराइज स्फीयर शामिल था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और थ्रस्टर्स रखे गए थे। इनका उपयोग मॉड्यूल को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए किया जाना था। बट अगर किसी कारण री एंट्री थ्रस्टर्स फेल भी हो जाते तो गागरिन 10 दिनों के बाद स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर जाते। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वह अपने साथ पर्याप्त भोजन और जो भी आपूर्ति का सामान था वो लेकर के गए थे। 12 अप्रैल 1961 में वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान में बैठकर सुबह 6:07 पर रूस के बैकनूर कॉस्मोड्रोम से यूरी गागरिन की यात्रा शुरू हुई। गागरिन को कजाकिस्तान में बैकनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। उस समय कजाकिस्तान भी आपका सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए हम उसको रशिया कहते हैं। तो यहाँ पे रशिया और सोवियत यूनियन हम सिमिल्टेनियसली यूज कर रहे हैं, बट जहाँ पे हम रशिया बोले उसका मतलब सोवियत यूनियन ही है क्योंकि उस समय रशिया नहीं था। उस समय साइट का नाम, लॉन्च साइट के जो सटीक उद्देश्य थे उनके बारे में वेस्ट को भ्रमित करने के प्रयास में जो पास का एक रेलवे स्टेशन था उसके नाम पर टायराटम रखा गया था। वह पैड जहां वोस्तोक 1 को लॉन्च किया गया था उसे अब गागरिन स्टार्ट नाम दिया गया है और अभी भी सोयुज लॉन्च के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो लॉन्च था वो सक्सेसफुल था और ऑर्बिट में पहुंचने के बाद गागरिन ने वहां से पृथ्वी को देखा और अपडेट्स भेजे। जिस समय अर्थ री एंट्री हो रही थी उस समय जो इक्विपमेंट मॉड्यूल था उसे कैप्सूल से अलग होना था,
लेकिन वो कैप्सूल से सही से अलग नहीं हुआ और उसका जो एक्स्ट्रा वेट था उसकी वजह से पूरा कैप्सूल जो था वो एक स्पिन में चला गया, जिसकी वजह से यूरी को 8G तक का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ा। लेकिन वो एक कुशल पायलट थे और वो एयरफोर्स में पहले ही जहाज उड़ाते थे, तो उनको जो ग्रेविटेशनल फोर्स करने का अनुभव पहले से ही था, तो वो इसको हैंडल कर ले गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि इक्विपमेंट मॉड्यूल के जो वायर थे वो टूटकर अलग हो गए और फाइनली जो कैप्सूल था वो अपने स्टेबल कोर्स में आया। पृथ्वी से लगभग 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर यूरी गागरिन वोस्तोक 1 से पैराशूट के जरिए इजेक्ट हो गए। अब चूंकि उनका फ्लाइट प्लान थोड़ा ऑल्टर हो गया था, तो जो निर्धारित जगह थी उसके आसपास लैंड होने की जगह वो एक खेत में लैंड हुए, जहां पर एक लोकल फार्मर अपनी बेटी के साथ मौजूद थे और उन्होंने इस री एंट्री को देखा। अब आप जरा सोच कर देखें, 1960 का टाइम और आसमान से एक बड़ा सा मेटल बॉल अचानक से आपके खेतों में क्रैश हो जाए और उसके बाद एक इंसान पैराशूट से लैंड कर रहा होगा, जो कि एक साई-फाई मूवी की तरह लग रहा था। यह देखकर दोनों लोग डर गए, लेकिन गागरिन ने उन लोगों से रशियन में बात की, उन्हें भरोसा दिलाया कि वो सोवियत सिटीजन हैं और अभी अभी स्पेस से वापस आए हैं। यूरी और गागरिन अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट के बाद धरती वापस आ गए थे। इस बीच उन्होंने 327 किलोमीटर ऊपर से धरती की एक पूरी परिक्रमा भी की थी और उसी समय से हर साल 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका 2 बार लगातार सोवियत से स्पेस रेस में हार चुका था, पहली बार स्पुतनिक से तो दूसरी बार यूरी गागरिन की फर्स्ट स्पेस फ्लाइट से। हालांकि उन्होंने सोवियत यूनियन को बधाई दी और ऑफिशियली, लेकिन उनका प्रेशर बढ़ चुका था। इसके ठीक 5 दिन बाद यूएस पैक्ट जो क्यूबा का इन्वेजन था वो फेल हो गया, जिससे अमेरिका को फर्दर एम्बैरसमेंट हुई। 20 अप्रैल 1961 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने, जो उनके उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन, को बोला कि जो सोवियत के एफर्ट्स हैं उनको मैच किया जाए और प्रोग्राम का स्टेटस अपडेट देने के लिए कहा। उसके 3 वीक बाद 25 मई को अमेरिका ने पहला एस्ट्रोनॉट एलन सफर्ड को स्पेस में भेजा और इसके साथ ही कैनेडी ने अपोलो प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि अमेरिका चांद पर पहली बार लैंड करेगा और वापस अर्थ पर आएगा। आगे की कहानी हम सभी जानते हैं कि कैसे अपोलो 11 के साथ नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने जुलाई 20, 1969 को चांद पर लैंड किया। लेकिन ये कहानी फिर किसी एपिसोड में। आपको यूरी गागरिन की कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दें। हमेशा की तरह थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।